गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग काफी सारी चीजें नई करने वाले हैं और बड़ी मजेदार मजेदार सी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि करंट लूप एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर सकता है या करता है, तब तक इस चीज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं थोड़ा रिकॉल कराना चाहूंगा। हम लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में यहाँ पे कोई एक करंट लूप है जिसका रेडियस मैंने अपने डेरिवेशन के करस्पॉन्डिंग क्या ए लेट कर रखा है। ए इसका रेडियस है। इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट आई है, डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपको याद आ गया होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस आर अपार्ट हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी। ये वाला डेरिवेशन था, अगर आपको याद हो तो। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, आर हम लोगों ने सेंटर से इस वाली डिस्टेंस को लिया था यहाँ पे। अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो मेरा जनरल डेरिवेशन आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2r क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसमें मेरे को दोबारा से कुछ नहीं बताना। लेकिन अगर इस डेरिवेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, b अपनी जगह पर रहने देता हूं और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज यूजुअल प्लेस कर लेता हूं जो होना चाहिए, तो नो डाउट यहाँ क्या आ गया, एक तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई से मैं इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे मेरे पास क्या था, एज इट इज था आर क्यूब और ऊपर था आई इंटू ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ए यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस है। अगर मैं पाई ए स्क्वायर करूं तो इसका मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। अल्टीमेटली मैंने यहां से पाई को पिक किया, ए स्क्वायर को पिक किया, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट यहां मिल गया। म्यू नॉट ओवर 4 पाई अपनी जगह पे एज इट इज मिल गया, 2 अपनी जगह पे मिल गया, आई अपनी जगह पे मिल गया और पाई ए स्क्वायर को मैंने कैपिटल ए यानी एरिया मेंशन कर दिया। हेंस व्हाई डियर स्टूडेंट्स वी ऑल ऑफ नो आई इंटू ए, ये मेरे पास होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस करके चुके हैं। इसकी डायरेक्शन मान लीजिए मैं प्रोवाइड करता हूं, तो आई की डायरेक्शन तो यहाँ पे मेरे को वेक्टर की तरह से नहीं लेनी होती, लेकिन ये जो मेरे पास एरिया है इसको मैं एरिया वेक्टर की तरह से डिनोट करता हूं और यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूं। जो डायरेक्शन एरिया की मैं कंसीडर करूंगा वही डायरेक्शन मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिलने वाली है। आई होप सो एक रिलेशन मेरे को मिल गया इस कॉइल की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक डाइपोल को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन मेरे को फाइंड आउट करना था, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बड़ा सिंपल सा है, मैं ऑलरेडी सारी चीजें कर चुका हूं, बस मुझे एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना था कि पाई ए स्क्वायर को यहाँ पे एरिया के बराबर प्लेस करना था और आई इंटू ए को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तरह से मेरे को लिखना था। अब अगर मैं इसको देखूं तो जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी को मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट लूप इज इक्वल्स टू एम्पियर टर्न मल्टीप्लाइड बाय लूप एरिया। तो देखिए ये मेरे पास में यहाँ पे ये लूप एरिया ए है। एम्पियर टर्न का मतलब क्या है, यहां अगर मैंने इस कॉइल में एक ही नंबर ऑफ टर्न ले रखा है तो करंट आई लिए। अगर मान लीजिए मैं यहां नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं, सपोज मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसी के ऊपर बाउंड करता हूं और यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेता हूं, तो मेरे पास जो इफेक्टिव करंट होगी अब वो n इंटू आई होगी। इस इफेक्टिव करंट एन आई को ही हम लोगों ने यहां पे कहा है एम्पियर टर्न। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स यहां आ जाते हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मेरा एन आई ए हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए कि इसमें छुपा हुआ है, हमने नंबर ऑफ टर्न 1 कंसीडर कर रखा है इसलिए n नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n मिलते हैं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, then it will become simply m equals to NIA and the direction of m must be as of A की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, आउटवर्ड होती है।
बाकी अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देनी है तो कहीं ना कहीं मुझे अगेन राइट हैंड कर्व रूल को कंसीडर करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और भी मैं यहां कंसीडर करना चाहूंगा, आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले में देखता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मेरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आर भी मेरा आ रहा है। तो छोड़िए इसको, मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट अभी नहीं करने के मूड में हूं। सिंपली हम लोग बी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही डायरेक्शन की बात करेंगे या बी और आर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जिसे हम लोग राइट हैंड कर्वेचर रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमने एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी देखते हैं। यहां ये पहले यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप I इंटू ए से, I यानी करंट के लिए आपने A कंसीडर किया एम्पियर, और एरिया के लिए L स्क्वायर डायमेंशन लेसेस ली, तो AL स्क्वायर या AL2 ये आपको इसका डायमेंशन मिल गया। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगी वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। आगे हम लोगों ने ये राइट हैंड थंब रूल दे रखा है, तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम लोग ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दे सकते हैं इजीली। डियर स्टूडेंट्स, यहां सिंपल सा क्या करना है, इस रूल को एक बार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले तो मेरे को अपना राइट हैंड देखना है, तो राइट हैंड वही रसगुल्ला खाया तो राइट हैंड पता लग गया। अब देखिए ये जो फिंगर्स की कर्वेचर है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट को देती है, ये करंट की डायरेक्शन को देती है, तो ये थंब जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को देगा। ऑब्वियसली अगर आपको याद हो तो कर्ल रूल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल निकालने के लिए भी हम लोगों ने यही काम किया था। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट मेरे को मिल रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। अगर यही करंट मेरा क्लॉकवाइज होता तो ये इनवर्ड हो जाता। कॉइल का सिचुएशन मैं इस तरीके से देख सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कॉइल है और जहां मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए जहां मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज इसके ऊपर यहां पे मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी आईज को यही प्लेस करना होगा। उसका तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊं, यहां पे नीचे ले आऊं। अगर मेरे को सेंस ऑफ करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखती है, तो देखिए राइट हैंड कर्ल रूल जो है वो मेरा ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे टुवर्ड्स इनवर्ड होगी या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड इनवर्ड होगी। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ए करंट कैरिंग लूप। तो बच्चों, अब चूंकि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से काम करता है। मैग्नेटिक डाइपोल, अगर सोलेनॉइड की बात हम लोग करते हैं या हम लोग यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था वो 2L इंटू स्मॉल m था। कई बार हम लोगों ने स्मॉल m को QM भी लिखा था। बेसिकली ये हम लोग स्टैटिक मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेट सारी की सारी हमारी रेस्ट में है, तो मैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में कंपेयर कर सकता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज था वो हम लोगों ने Q लिया था, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने QM ले रखा है। अब स्टैटिक मैग्नेटिज्म है तो हम लोग नॉर्मली मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को, जिसको जनरली M से या QM से डिनोट करते हैं, दोनों ही नोटेशन अपने में ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल तो ये सब था। तो इस तरह लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, इट विल एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ये भी एक डाइपोल की तरह से ही बिहेव करता है। इवन दैट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एनालॉगी भी इनके बीच में कुछ मिल जाएगी, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर करूं मैं इस चीज को इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कांसेप्ट था वो E = 1/4πε0 था। अगर आपको याद हो यहाँ पे 2p आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है हमारा 2m आ रहा है। देखिए तो 2p और 2m हमारा एक्सियल कॉन्सेप्ट में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग इस केस की बात करेंगे तो ये केस हमारा एज एक्सियल बिहेव करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 2m आ रहा है।
तो मान लीजिए ये मेरे पास में लूप है, तो नो डाउट मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि इसके सेंटर पे ये कोई एक मैग्नेट पड़ी हुई है और इस मैग्नेट का जो एक्सिस है या जो लूप का एक्सिस है, लूप का एक्सिस जस्ट लाइक ऐसे समझेंगे, ये लूप है तो इसके सेंटर से पास आउट होने वाला ये एक्सिस है। इसी एक्सिस पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे ले रखा है या इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखा है। ध्यान रहे इसका जो रे है इसके कंपैरेटिवली ये r काफी बड़ा है, तो मैं इसको यहां पे इस तरीके से मेंशन करूंगा कि a इज वेरी वेरी लेस देन r, हेंस व्हाई दिस वन विल बी इन इफेक्ट। उसी स्थिति में हम लोगों का ये इफेक्ट में आएगा। इसको बिल्कुल कंपेयर किया हुआ है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर डाइपोल का केस देखूं, डाइपोल मूवमेंट के साथ में, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल p ओवर r क्यूब आ रहा था। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मूवमेंट था, ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या स्टैटिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। स्टैटिक वर्ड हम दोनों में ही यूज करेंगे, दोनों ही के लिए ये एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, एक टेबल की फॉर्म में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स दोनों के बीच में। वैसे तो काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन दिया है आप लोगों को। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, देखिए टेबुलर फॉर्म में फ्री स्पेस कांस्टेंट की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट आता है, जबकि मैग्नेटिक स्टैटिक में या स्टैटिक मैग्नेट में यही हमारा कांस्टेंट म्यू नॉट आता है। दोनों ही फ्री स्पेस के लिए है। डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने स्मॉल p और कैपिटल P से डिनोट कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। डाइपोल मोमेंट के बाद में अगर हम एंगल फील्ड की बात करें तो देखिए अभी फार्मूला मैंने कंपेयर किया था, यहां पे भी 2p है और यहां पे 2m है। अगर इक्वेटोरियल फील्ड की बात करें तो यहां पे p आता है और यहां पे m आता है। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो नो डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर किसी डाइपोल को प्लेस करूंगा तो मैं यहां पे P क्रॉस E, और अगर मैं और मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल को अगर प्लेस करूंगा तो M क्रॉस B मेरे को मिलता है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, डाइपोल अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस का Pe होगी, where P is the electrostatic dipole moment and E is the electrostatic field। यहां पे माइनस mb के बराबर होगा, ये बात भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं सारी चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में आपको यहां देने की कोशिश हम लोगों ने की है। अब डियर स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट एटम किसका है, हाइड्रोजन का है, उसके लिए अप्लाई करने की बात करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, वहां से हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। देखिए क्या है, अगेन मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो हमने वहां एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e कहा था। यहां पे भी हम लोगों को एलिमेंट्री मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है, उसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन के नाम से जानेंगे या एलिमेंट्री मैग्नेट के नाम से जानेंगे। और हेडिंग हम लोगों ने प्लेस किया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां हो सकता है, वो नो डाउट हाइड्रोजन के केस में ही हम लोगों को मिलता है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, कैसे होगा, जरा समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, तो नोट्स की तो आपने टेंशन करनी ही नहीं है, अपने हाथ से लिखने जरूर है, यहां से पढ़िए, बिल्कुल ब्रीफ करके लिख रखा है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं, लेकिन जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर से दे रखा है, वो वर्ड जरूर आने चाहिए आपके। चलिए तो देखिए है क्या, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक प्रोटॉन हमारा सेंटर पे होता है और इस सेंटर प्रोटॉन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व होता है। हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी भी तरीके हो सकता है, दैट इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं करंट कैरिंग लूप से तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, पी को छोड़िए, ये तो सेंटर पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस रिंग के चारों तरफ घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिंग के चारों तरफ अगर यहां से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट होगी, इससे छोटी करंट हो ही नहीं सकती। अगर इससे छोटी करंट नहीं हो सकती, एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व से छोटी करंट नहीं हो सकती, अगर इससे छोटी करंट नहीं हो सकती तो इससे बनने वाला जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो भी सबसे छोटा होगा। वो भी जब सबसे छोटा होगा तो उसी को हम लोगों ने बोर मैग्नेटॉन कहा है या उसी को हम लोगों ने एलिमेंट्री मैग्नेट यानी सबसे छोटा पॉसिबल मैग्नेट का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जब ये करंट कैरिंग लूप की तरह से बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली
मेरे को यहाँ पे वही डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब कितना होगा, कैसे होगा, ये बड़ा निकालना आसान है। मैग्नेटिक डाइपोल को मैं जानता हूं I इंटू ए के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस एटम का एटॉमिक रेडियस में r ले लूं तो पाई r स्क्वायर सीधे सीधे इसका एरिया हो गया। अब करंट I की बात करूं, सब लोग जानते हैं करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। डियर स्टूडेंट्स, Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। तो डियर स्टूडेंट, टाइम कैसे पता लगेगा, मान लीजिए इसके 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको कैपिटल T टाइम लगता है, तो मैं यहां से 2 पाई r ओवर कैपिटल T इक्वल्स टू वेलोसिटी v कह सकता हूं। अब यहां से अगर मेरे को टाइम t चाहिए तो I में राइट हियर 2 पाई r ओवर v। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे I इक्वल्स टू q बाई टी चाहिए, तो q की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, t की जगह पे मैं वो वैल्यू प्लेस कर सकता हूं, दैट इज 2 पाई r ओवर वेलोसिटी v। अब यहां पे उठा के डालो e ओवर 2 पाई r और मल्टीप्लाइड बाई v। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया बोर मैग्नेटॉन या एलिमेंट्री मैग्नेट या किसी हाइड्रोजन एटम के वजह से बनने वाला स्टैटिक मैग्नेटिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, इट्स वेरी इजी, तो मैंने आगे यहां एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए कैसे लिखेंगे, चीजें वही है। आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से चलना है, I इंटू a लिखना है, a की वैल्यू पाई r स्क्वायर प्लेस करनी है, I की वैल्यू q बाई टी प्लेस करनी है, q यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, t की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, वेलोसिटी इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ओवर टाइम, यहाँ से t को मैंने सेपरेट किया, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मेरे को मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को मैं कैसे लिखूंगा ये यहाँ समझा रखा है। सेम डायग्राम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होगी। करंट को निकाल के दिखा दिया, यहां से कहीं ना कहीं मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, जो एलिमेंट्री मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसको यहां म्यू एल से डिनोट किया हुआ है। अब म्यू एल से क्यों डिनोट किया हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आई विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास EVR ओवर 2 आ गया। ऊपर से जब मैंने इसको सॉल्व किया, डायरेक्शन की बात है तो राइट हैंड थंब रूल से मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डालने की, तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। क्वांटिटी मेरे पास है, एक दूसरे की वैल्यूज एक दूसरे में प्लेस करके मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। यहां निकाला है, देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है। इसको हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, यानी 11th में पढ़ते आए हैं, दैट इज mvr, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius, that is angular momentum। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल l से डिनोट किया है एंगुलर मोमेंटम को। मास यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करना है, इसलिए m इंटू e लिया है, v वेलोसिटी है जिससे ये रिवॉल्व कर रहा है, r उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। अब मैं सिंपल सा जो मेरे पास निकल के आया था एलिमेंट्री मैग्नेट म्यू एल, नाम दिया था म्यू एल हम लोगों ने उसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था सबसे छोटा, डिवाइडेड बाई एल, एंगुलर मोमेंटम से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स, E अपॉन 2me। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे E की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 2 यहाँ पे फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो आप, मैं समझता हूं यहां से देख पा रहे होंगे कि म्यू बाई एल जो है ये अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, आगे निकाल के भी दिखा रखा है, दैट इज 8.8 इंटू 10 पावर 10। इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं गायरोमैटिक रेशियो। ये कांस्टेंट कहलाता है हमारा गायरोमैटिक या जायरोमैटिक, कुछ लोग इसको जायरोमैटिक कहते हैं, कुछ लोग गायरोमैटिक कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही वाला देखना होगा, नो डाउट। तो गायरोमैटिक कांस्टेंट है ये, दैट इज म्यू बाई एल। तो आई होप सो ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। यहां से जब भी आप लोगों से डिस्कस होता है तो आप इस वैल्यू को दे सकते हैं, रिलेशन को दे सकते हैं। ये यहां से हम लोगों को मिल गया। वेक्टर सम की बात कर हम लोग करें, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस बाय दे हैव द सेम डायरेक्शन। ये जो माइनस का साइन है दैट इज ओनली ड्यू टू E। E हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन डाला है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में बात करूं, सिनेरियो में बात करूं, तो जो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगी। ये माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगर मैं यहां से देखूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी परमिसिबल ऑर्बिट, अब मान लिया ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो जो बोर का हमारा कॉन्सेप्ट था क्या था, बोर एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट था उससे हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है। अब डियर स्टूडेंट कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसा मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का है, तो वो पहली ही ऑर्बिट में हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा आपको। ये मान लीजिए प्रोटॉन है सेंटर पे, अब ये इसकी परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स हम लोग यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, तो ये परमिसिबल ऑर्बिट है। एक पर्टिकुलर एनर्जी या पर्टिकुलर रेडियस की ऑर्बिट्स ही परमिसिबल है, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेडियस की कोई भी ऑर्बिट बन जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस फिक्स होगी, सेकंड ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस फिक्स होगी, थर्ड ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस फिक्स होगी। तो परमिसिबल ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बेशक इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास में, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को मैं L इक्वल्स टू NH/2 पाई के टर्म्स में प्लेस कर सकता हूँ, वेयर N इज द नंबर ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट जिसके अंदर भी मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो आई मे राइट हियर N into EH/4 pi me, अगेन EH/4 pi me, ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट। E यहाँ पे क्या है सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई आप जानते ही हैं, me दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नो डाउट यहां भी मेरे को जो मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है, और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को फर्दर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू दे सकता हूं, दैट इज टर्म्ड एज बोर मैग्नेटॉन। अब इसमें सिर्फ फार्मूले में मेरे को n की जगह पे 1 प्लेस करना है। जैसे ही मैं 1 प्लेस करूंगा तो यहां पे मेरे को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है मिनिमम होगा, n इक्वल्स टू 1 प्लेस करने पे ये मिलेगा EH/4 पाई me। इसी को मैं कहता हूं बोर मैग्नेटॉन। क्या कहता हूं इसे, बोर मैग्नेटॉन। वैल्यूज मैं प्लेस करता हूं तो ये निकल के आ जाता है 9.27 into 10⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बोर मैग्नेटॉन मैंने आज की क्लास में बिल्कुल शुरू में भी आप लोगों को समझाया था, वो भी क्या था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, वो भी यही चीज थी। उसकी बस हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू निकाल दी है सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को डाल करके। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जिन बच्चों ने केमिस्ट्री को पढ़ रखा है, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं स्पिन भी होता है। डियर स्टूडेंट्स क्या स्पिन भी होता है, यानी वो अपनी ऑर्बिट में चलते चलते डांस करता हुआ चलता है। ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में तो चल ही रहा है, लेकिन ये यहां पे भी डांस करते हुए चलेगा। जब ये यहां पे डांस करते हुए चलेगा तो नो डाउट यहां भी कहीं ना कहीं करंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलेगा, करंट का कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से भी हम लोगों को मैग्नेटिज्म मिलेगा, तो उसे हम लोग स्पिन मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशन हम लोग यहां पर दे सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन इक्वल्स टू माइनस EME into S। ये वहां पे L था एंगुलर मोमेंटम, ये यहां पे S है स्पिन मोमेंटम। तो आई मे राइट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। टोटल डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो इट विल बी म्यू L प्लस म्यू S। ये वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों को हम लोगों ने क्लब किया तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल जाता है टोटल डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। एज ए होल हमारा जो एटम है वो रेस्ट में है, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने आज क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर न्यूमेरिकल हमसे हो गया तो हम समझेंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों को समझ आ गया। अगर न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब अभी हम लोगों को इस टॉपिक पे और भी एम्फसाइज करनी है और भी चीजों को समझना है। डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस। ऊपर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ मुझे अभी तक क्या मिला, रेडियस मिला है। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट बना लेता हूं छोटा सा।
ये न्यूक्लियस दिखा देता हूं, इसके चारों तरफ घुमा दे रहा हूं किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब इसका जो रेडियस है वो है मेरा 0.51 एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम एसआई सिस्टम में तो मेजरमेंट है नहीं, तो सिंपली यू हैव टू राइट हियर रेडियस इज इक्वल्स टू 0.51 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सबसे पहला काम, फिजिक्स का काम तो बाद का है, पहले तो हमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स से लिखा हुआ है, यही बात समझ में आ जाए। रेडियस के बाद में कहता है विद वेलोसिटी ऑफ, अब इसने वेलोसिटी भी दे रखी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। यूनिट सिस्टम अपने आप में ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कुछ चीजों को नीचे निकलवाया हुआ है, क्या क्या है वो समझते हैं। द इक्विवेलेंट करंट, सबसे पहले उसने करंट पूछी है, ठीक है। इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नो डाउट करंट की डायरेक्शन भी यहां देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, करंट क्या होती है, अभी 2 मिनट पहले डेरिवेशन की हमने अंदर किया था। डेरिवेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम लोगों को सारी चीजें क्लियर होती हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होते, सारी चीजें हमें क्लियर है। इंटरमीडिएट फॉर्मूले उनको यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो करंट आई का मैग्नीट्यूड था हमारा चार्ज अपॉन टाइम। अब इसको मैंने चार्ज की जगह पे तो लिख दिया था ई, टाइम की जगह पे लिखा था, अगर आपको याद हो तो 2πr ओवर वेलोसिटी v। तो आपको यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है। आई होप सो मैथमेटिकल काम बचा है इसको कैलकुलेट करने का, तो आप पहले पार्ट का आंसर दे सकते हैं। सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ध्यान रहे ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आज की ही क्लास में हमने लिखा था B इज इक्वल्स टू, अगर याद हो तो 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक लिखा था हमने म्यू नॉट ओवर व्हाट, याद करो बच्चों, बोलो चलो 4 पाई, साथ में क्या लिखा था बच्चों, जल्दी बोलो, आई अपॉन में क्या लिखा था, आर क्यूब, साथ में क्या लिखा था, ए स्क्वायर, याद आ गया। अब ये था मेरा कॉइल के सेंटर पे, नहीं कहां, एक्सट्रीम एंड पे किसी पे जाकर के, मुझे चाहिए सेंटर पे। तो सेंटर के लिए नो डाउट जो मेरे पास ए है वो तो एज इट इज रहेगा, आर मेरा नेग्लिजिबल हो जाता है, क्या हो जाता है, आर 0 हो जाता है, यहां सेंटर पे आ जाता है। तो जैसे ही सेंटर पे आता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, इतनी देर में आपको पता लग जाएगा कि आपने पीछे क्या पढ़ा था। आगे फॉर्मूला तो मैंने दे ही रखा है। द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, यानी आपको कैपिटल एम चाहिए, तो कैपिटल एम अगेन आई इंटू ए था, आप डायरेक्टली यहां पे प्लेस कर सकते हैं। वैसे तो आपने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रखा है, तो आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकते थे, या आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला आई इंटू ए यूज कर सकते हैं। आई आपके पास में पहले से ही है, आई की जगह पे आप ए की जगह पे प्लेस करेंगे पाई आर स्क्वायर। आई होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ए रिकॉल है। अब देखिए, अगर आपको इंग्लिश आती है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है, आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, आप यूनिट दे सकते हैं, तो 100% मार्क्स फिजिक्स में आने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं भी गड़बड़ करेंगे तो उसको तो मार्क्स काटने ही काटने हैं, एग्जामिनर को बड़ा दुश्मन है वो आपका, तो आप उससे बिल्कुल दुश्मनी निभाइए, उसको बिल्कुल कहीं मौका मत दीजिए कि वो आपके मार्क्स डिटेक्ट करे। सारी चीजें प्रॉपर लिखिए, समझते जाइए, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं के बेसिस पे या यही क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों को सीरियसली में डिस्कस होते हैं। तो आई होप सो आप इसको कर पाएंगे। देखिए, अब मैं यहां डालता हूं, वही चारों चीजें दे रखी हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू नॉट आई ओवर 2r, जहां मैं रुक गया था, मैंने कहा था आप अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालिए, वही कॉन्सेप्ट यहां पे है, आप वैल्यू डालेंगे, निकाल देंगे। नो डाउट सारे के सारे कॉन्सेप्ट में कहीं भी डायरेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही एक छोटी सी गलती कर रखी है, उसने क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं दी, उसको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और मूविंग क्लॉकवाइज, अगर वो देगा तो ही आप लोगों को यहां पे डायरेक्शन देनी है। अब कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से डायरेक्शन चूज करें, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आई का, बी का, एम का सबका डायरेक्शन मिल जाएगा, या क्लॉकवाइज आपने चूज कर ली है तो उसका मिल जाएगा।
अगर आपने ये काम कर दिया तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि अगले क्वेश्चन में अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी तो वो उसको ओवरलुक करके आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ आपने यहां 3 क्वेश्चन और एडिशनल उसको करके दिखा दिए, इसकी भी डायरेक्शन दी, इसकी भी डायरेक्शन दी, इसकी भी डायरेक्शन दी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग विशेष रूप से देखेंगे, हर किसी पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी यूनिट को दे रखा है, मतलब हर जगह पर यूनिट प्रोवाइडेड है। बिना यूनिट के आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे आपने समोसा खाया बिना चटनी के। अब समोसे का रोल बिना चटनी के क्या है आप जानते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिना यूनिट दिए इसका क्या रोल रह जाएगा आप जानते हैं। इसलिए यूनिट वो कहे या न कहे आपको देनी ही है। आप शॉप पे जाते हैं समोसा लेने तो आप कहते हैं थोड़ी भैया चटनी भी दे दे, कई बार ये तो कहते हैं कि थोड़ी ज्यादा चटनी दे दे, लेकिन ऐसा कभी भी आपको नहीं कहना पड़ता कि चटनी दे दे, वो अपने आप से देता है। इसी तरह से जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो आपको हरी चटनी यानी इसकी यूनिट, लाल चटनी यानी इसकी डायरेक्शन साथ में देनी ही देनी है। जब तक आप ये सब नहीं देंगे, यूनिट्स नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। करिए कैलकुलेशन जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमने और डाल रखा है, वो आपके असाइनमेंट के लिए है। आप उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे जब अपना आंसर निकाल चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आपको करना है, इसका सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन बाद में देखना जब आपका हो चुका होगा। चलिए, इसके बाद में देखिए बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकली ही हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, हालांकि हम लोग मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करके दे सकते हैं। देखिए क्या है भैया, इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप यहां सोलेनॉइड कोई भी लेते हैं तो इस सोलेनॉइड में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट आपको एक तरफ नॉर्थ पोल मिलता है, दूसरी तरफ साउथ पोल मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कोई बार मैग्नेट लेते हैं तो बार मैग्नेट में भी एक तरफ आपको नॉर्थ पोल मिलता है, दूसरी तरफ साउथ पोल मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात अगर आप करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी बात कुछ ऐसे ही है। इनसाइड सोलेनॉइड साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आप सब जानते हैं। बाहर यही लाइन इस तरीके से क्लोज कंटीन्यूअस कर्व बनाती है, ये वाली ऐसे गई तो ऐसे करके क्लोज कंटीन्यूअस कर्व बनाएगी। इसी तरह से अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो ये भी मेरा क्लोज कंटीन्यूअस कर्व कुछ इस तरीके से बनाती है। तो आई होप सो आप दोनों के बीच में एनालॉगस चीजों को देख सकते हैं। दोनों में नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं, दोनों में लाइक पोल रिपल्सन देते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्शन देते हैं। यही सब बातें हमने यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख रखी है। तो एग्जामिनेशन में बाय द वे आप लोगों को कंपैरिजन आ जाए तो आप इसी तरह से पॉइंट बना करके ही लिखेंगे, साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको अंडरलाइन करेंगे, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कलरफुल कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। स्टूडेंट्स, ये फिगर की फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो अभी ऊपर दिया था सेम कॉन्सेप्ट। अगेन अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो सोलेनॉइड में भी सेम कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। अब एक छोटा सा टॉपिक, वैसे तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में मेरे को पढ़ना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे कंसीडरेशन में लेना होगा इसको, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं, यहां से बड़ा एक अच्छा सा कंक्लूजन निकल के आता है। उस कंक्लूजन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का रिलेशन हम लोगों को मिला था क्लोज इंटीग्रेशन, क्या था, ईडीएस, और ये था मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलना चाहिए मेरे को क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू ds। तो देखो बच्चों, इस चीज को अगर मैं गॉस थ्योरम कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इस चीज को कहूंगा गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म में। लेकिन दोनों में खास अंतर क्या है? खास अंतर यह है बच्चों
कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की थी, यहाँ पे कोई चार्ज था तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी, अंदर आने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल लेता हूं, तो यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट करता है? कभी भी नहीं करता। जब नहीं करता, साउथ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, एक फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं और यहाँ पे हमारे ओपन कर्व्स होते हैं। बस यही अंतर समझाना चाहता है वो कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, नेट फ्लो से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी उतनी ही उसमें दूसरी तरफ एंटर भी करेंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर फ्लक्स है, जितनी मैग्नेटिक से बाहर निकलती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एंटर करती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, किसी सरफेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई तो उसके अंदर भी एंटर करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो सारा दे रखा है वो यही है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रखा है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। सारी चीजों को हाईलाइट भी कर रखा है, जो जो बातें मैंने आपको बताई है, तो दोनों का कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस थ्योरम की बात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे क्लोज सरफेस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक तरफ से एंटर करेंगी, दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगी। जबकि अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए दिखाना चाहूं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को तो यही ना पता लगे कि डायग्राम में अंतर क्या है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, समझिए। मान लीजिए यही मेरे पास में इस तरह का कोई एरिया है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के बारे में बताता हूं, तो ये लाइंस जो है मैं यहां से शुरू करता हूं और बाहर निकाल देता हूं। और जबकि इसमें मैंने क्या दिखा रखा है कि नीचे से शुरू किए हैं, यहां से शुरू किए हैं और यहां बाहर निकाली है। इसका मतलब यहां से एंटर हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स और यहां से बाहर निकल गया। जबकि इस केस में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें कहीं से एंटर नहीं हुआ है फ्लक्स, इसमें तो इस सरफेस के इनसाइड जो भी चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बाहर निकली हैं। तो इसमें कहीं से एंट्री नहीं हो रही है, जबकि इसमें जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। ये अंतर है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जो फ्लक्स है वो टोटल क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज जब जितनी एंटर हुई उतनी ही बाहर निकल गई। यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होगा वो नॉन जीरो होगा, बशर्ते इसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए। कोई चार्ज का मतलब नेट चार्ज। मान लीजिए कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है अलजेब्रिक सम आपको लेना है और जो भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो पर्टिकुलर डायग्राम में बाहर की तरफ एरो दिखा रखे हैं, इसका मतलब कोई एक नेट पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है पहले से। तो ये आप लोगों को मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है, तो अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। आज की क्लास को यहीं छोड़ेंगे। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उतना हम लोगों को ही कंप्लीट कर लेना चाहिए।